कमला जी गुस्से में आकर जोरदार तमाचा शिखा के गाल पर मारने ही वाली थीं कि शिखा ने कमला जी का हाथ ऊपर ही थाम लिया। खबरदार मम्मी जी, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। मैं रचना भाभी नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सहन कर जाऊँगी, समझिए आप। अगर दोबारा ऐसा करने की सोची भी तो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अपनी छोटी बहू शिखा का ये रूप देखकर कमला जी का मुंह तो आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। बाकी के लोग भी शिखा को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ था शिखा को इस घर में आए हुए, और उसने एक हफ्ते के अंदर ही इस घर की पूरी काया पलट कर ही रख दी। आज सबसे ज़्यादा खुशी रचना को हो रही थी। इस घर में पहली बार कोई उसके लिए आवाज़ उठा रहा था। वो तो हमेशा शिखा को एक घमंडी औरत समझती थी, पर उसने आज सच में उसके लिए जो किया वो करने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई थी। यही सोचते सोचते रचना बीते दिनों में खो गई। इस घर में ब्याह कर आई थी तो सबकी दुलारी थी सिवाय कमला जी के, लेकिन सबकी दुलारी होने के बावजूद भी कमला जी के खिलाफ जाकर रचना का साथ देने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। एक दिन रचना कमला जी के लिए चाय लेकर आई थी कि तड़ाक की आवाज़ के साथ चाय के प्याले के गिरने की आवाज़ आई। रचना, तेरे बाप ने यहाँ नौकर नहीं भेजे हैं। रचना हड़बड़ा कर बेचारी अपनी गाल सहलाती हुई सास को देखने लगी। उसने तो ठीक से चाय का कप रखा था, फिर प्याला गिरा कैसे, वो सोचने लगी। कमला जी जब भी रचना को देखती उन्हें याद आ जाता कि रचना दहेज नहीं लाई है और मुफ्त में उनके लड़के को प्यार में फंसाकर शादी कर ली थी। इसलिए किसी न किसी बहाने रचना से बदला लेने की सोचती रहती थी। आज भी रचना सुबह सुबह जब बेड टी बनाकर उन्हें देने कमरे में गई तो उसके ससुर जी बाथरूम में जा चुके थे। बेड पर सास बैठी थी। उन्होंने कहा, चाय रख दो। रचना जैसे ही चाय साइड टेबल पर रखकर पलटी, उसकी सास ने चाय का प्याला जानबूझकर ज़मीन पर पटक दिया और चिल्लाने लगी, देखकर काम नहीं किया जाता है क्या? तो कह दो ना साफ साफ, ऐसे चाय का प्याला क्यों तोड़ा? इसीलिए रचना हकबका कर मुड़कर सास को देखने लगी। उसने तो टेबल पर ठीक से ही चाय का कप रखा था, फिर कप गिरा तो गिरा कैसे, वो सोचने लगी। उसे सोचता हुआ देखकर सास फिर से एक बार उसके ऊपर चीखी, अब ये कौन साफ करेगा, तेरा बाप? रचना जल्दी से पोछे का कपड़ा लाने भागी। उन दोनों की बात ससुर सुनील जी भी सुन रहे थे। वो अक्सर देखते थे कि उनकी पत्नी कमला रचना के पीछे पड़ी ही रहती हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। रचना ने पोछे का कपड़ा लेकर पहले ज़मीन पर गिरी चाय साफ की, टूटा हुआ कप उठाया, फिर दूसरी चाय बनाकर सास के हाथ में थमा दी। अब तक सुनील जी बाथरूम से निकल आए थे। सास ने अपनी चालाकी न बताकर उसको रचना का फूहड़पन बताया, लेकिन सुनील जी जानते थे कि उसमें भी कमला जी की ही गलती होगी, पर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। रचना एक पढ़ी लिखी महिला थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही प्रियांश से उसकी मुलाकात हुई और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। प्रियांश उससे शादी करना चाहता था। शादी रचना भी करना चाहती थी, पर उसके घर वाले अमीर नहीं थे। वो बस रचना को इतना पढ़ा देना चाहते थे जिससे यदि कभी ज़रूरत पड़े तो रचना अपने घर की जिम्मेदारी उठा सके। प्रियांश की जिद के आगे कमला जी और सुनील जी को रचना की शादी करनी ही पड़ी, पर दहेज न मिलने से कमला जी हमेशा रचना से बदला निकालने की फिराक में रहती। वो अक्सर रचना से कहती, मुफ्त में मेरे बेटे को बिना दहेज के फंसा लिया, कैसे भी तुम मर जाओ तो प्रियांश के ऊपर से तुम्हारा भूत उतरे और फिर मैं उसकी शादी ऐसी जगह करूँगी जहाँ दहेज अच्छा मिलेगा। रचना सब सुनती और बर्दाश्त करती रहती। सुनील और प्रियांश जी जैसे ही अपने अपने काम पर घर से निकले, कमला जी ने आज रचना को ठिकाने लगाने की सोच ली। उस दोपहर को जब रचना खाना बनाने रसोई में जाने लगी, तब चुपके से सास कमला जी ने उसे कपड़े फैलाने के लिए बोला और खुद जाकर गैस का नॉब खोल आई। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही रचना गैस में लाइटर लगाएगी तो रचना वहीं रसोई में जल मरेगी। उसके इस तरह जल मरने से उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और उसका मकसद भी हल हो जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। रचना जब कपड़े फैलाकर रसोई में गैस लाइटर लगाने जा ही रही थी कि गैस की महक सूंघकर कमला जी का छोटा बेटा संजीव रसोई में पहुंच गया और गैस के रिसाव को सूंघकर रचना को वहां से हटाना चाहा, पर तब तक रचना लाइटर लगा चुकी थी।
लाइटर के लगाते ही कपड़ों में आग पकड़ लिया। संजीव ने भाभी के कपड़ों में आग पकड़ते ही उसे खींचकर रसोई से बाहर निकाल लिया और गीला कपड़ा गैस पर डालकर गैस को बंद कर दिया। रचना के आंचल में आग पकड़ लिया था। तुरंत रचना के कपड़ों पर पानी डालकर आग बुझाई। भाभी, नॉब किसने खोला था? रचना ने रोते हुए ना में गर्दन हिला दी। ना तो उसने और ना ही रचना ने नॉब खोला था। भाई और पिताजी सुबह ही काम पर जा चुके थे, तो इसका मतलब उसे समझते देर न लगी कि किसने खोला होगा, वो भी जानबूझकर। वो जानता था कि जब से भाभी आई हैं, कमला जी हर समय रचना भाभी के पीछे ही पड़ी रहती हैं, वो भी दहेज के लिए। संजीव अपनी माँ के कमरे में गया और चिल्लाकर पूछने लगा, आपने गैस का नॉब क्यों खोला? भाभी के कपड़ों में आग लग गई थी, उनकी जान भी जा सकती थी। आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं माँ। अरे अच्छा होता जो रचना मर जाती। कमला जी ने कहा, माँ, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये सब बंद कर दीजिए, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि आपको पछताने का मौका भी ना मिले। संजीव ने बिगड़कर अपनी माँ से कहा, तू अपने काम से काम रख, घर के मामलों में बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझा? मम्मी, ना तो समझा हूँ और ना ही मुझे समझाने की ज़रूरत है, बल्कि उल्टे आपको सुधरने की ज़रूरत है, कह देता हूँ। संजीव गुस्से में कमरे से बाहर निकला। कमरे के बाहर रचना खड़ी होकर सब सुन चुकी थी और डर से कांप रही थी। घर में सभी जानते थे कि रचना ने घर संभाल रखा है, पर दहेज के कारण रचना को प्रताड़ित किया जाता है। उस रात जब सुनील जी और प्रियांश लौटकर घर आए, तब संजीव ने आज की घटना बताई, पर किसी ने भी कमला जी को कुछ कहने या बोलने की कोशिश नहीं की। शुरू से ही इस घर में कमला जी की हुकूमत चलती आ रही थी, लेकिन अब कमला जी के साथ आगे जो होने वाला था उसकी तो उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। जल्दी ही कमला जी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संजीव की शादी अपनी पसंद की लड़की से कर दी थी। इस शादी में उसे दहेज भी खूब मिला। कमला जी दहेज पाकर बहुत खुश थी। संजीव की पत्नी शिखा का पारा आसमान पर चढ़ा रहता था कि उसके माता पिता ने बहुत ही अच्छा सामान और कैश दहेज में दिए हैं। वो अपने पैसों के घमंड में बैठी रहती थी। रचना ने शिखा का अच्छे से स्वागत किया था, इसलिए शिखा की अपनी जेठानी से पक्की दोस्ती हो गई थी। जल्दी ही शिखा ने कमला जी का व्यवहार रचना के प्रति देख लिया। शिखा का कमरा ऐसी जगह पर था जहाँ से रसोई साफ दिखती थी। एक दिन शिखा ने अपने कमरे से देखा कि कमला जी ने रचना की बनाई सब्जी में सबकी नज़रें बचाकर ढेर सारा नमक डाल दिया और चुपचाप रसोई से बाहर निकलते समय इधर उधर देखा और अपने कमरे की तरफ चली गई। कमला जी ने ऐसा क्यों किया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। शिखा ने रचना से पूछा, माँ जी आपके साथ ऐसा क्यों करती हैं? तो रचना ने सीधा सा उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दहेज नहीं लाई थी। शिखा ने तुरंत बाजार से एक वैसी ही सब्जी ऑर्डर कर दी। पहले वाली सब्जी को फेंक दिया। खाने की टेबल पर जब सब ने खाना खाया तो सब्जी की बहुत तारीफ हुई। कमला जी का मुँह उतर गया, क्योंकि उनका पासा उल्टा जो पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आया कि नमक ज़्यादा डालने पर भी सब्जी में नमक ज़्यादा क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ शिखा ने जब देखा कि दहेज के कारण रचना भाभी का रोज़ ही अपमान हो रहा है, तो उसने कुछ ठान लिया। अब वो किसी काम में अपना हाथ नहीं लगाती थी, हर समय बैठकर मोबाइल देखती रहती। अगर कमला जी उससे कोई काम करने को कहती भी तो वो उत्तर देती, मेरे बाप ने इतना सारा दहेज इसलिए नहीं दिया है कि मैं यहाँ घिसूं। ऐसा उत्तर पाकर कमला जी चुप हो जाती। ये सही था कि दहेज के आगे उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। जाड़े की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन शिखा ने कमला जी से कहा, ए बुढ़िया, ज़रा एक कप चाय बना ला, ज़रा उसमें इलायची भी ज़रूर डालना और ज़रा जल्दी करना, ये ना हो कि अंदर जाकर सो जाओ। रचना ने उसकी बात सुनी तो बोली, शिखा ज़रा 2 मिनट ठहरो, मैं खुद आकर बना देती हूँ। शिखा ने रचना की बात सुनकर अपना सर पीट लिया। वो ये सब रचना भाभी के लिए ही तो कर रही थी और रचना भाभी खुद का काम बिगाड़ने पर लगी हुई हैं। तो शिखा ने रचना भाभी से कहा, भाभी आप चाय अच्छी कहाँ बना पाती हो? मम्मी जी मस्त चाय बनाती हैं, मैं तो उनके हाथ की ही बनी चाय पीऊँगी। आखिर थक हार कर कमला जी को चाय बनाने के लिए उठना ही पड़ा। कमला जी ने चाय बनाकर शिखा के कमरे में खुद चाय सर्व करके शिखा को दिया। चाय पकड़ते समय उसने कप ठीक से नहीं पकड़ा और चाय का कप बिना पकड़े ही छोड़ दिया।
भड़ाक की आवाज़ के साथ सारी चाय गिर पड़ी और प्याला टूट गया। शिखा जोर से चिल्लाई, अरे बुढ़िया, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? मैं कप ठीक से पकड़ भी नहीं पाई थी और तूने कप छोड़ दिया। अब ये चाय कौन साफ करेगा? तेरा नौकर। कमला जी को वो दिन याद आ गया जब उन्होंने रचना की लाई चाय को इसी तरह झूठ बोलकर गिराया था और कप तोड़ दिया था। शिखा के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप उठी और कपड़ा लाकर गिरी चाय साफ करने जा ही रही थी कि रचना ने तुरंत उनके हाथ से कपड़ा लेकर जमीन पर गिरी चाय साफ कर दी। आज पहली बार कमला जी को दोनों बहुओं में अंतर नजर आया, पर वे इस बात को मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। आज शिखा द्वारा चाय की बात पर खरी खोटी सुनाए जाने के बाद भी कमला जी के चेहरे पर विजय के भाव नजर आने से शिखा समझ गई कि अभी इनको किसी तरह का पछतावा नहीं हो रहा है। कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जिनके कारण इनका घमंड टूटा नहीं है। शिखा ने इस बात को भांप लिया। उधर कमला जी के मन में रचना को चाय के बहाने उस दिन सजा देने वाली घटना याद आने से उन्हें लगा कि एक बार फिर से रचना को किसी बहाने सता कर घर से बाहर निकाला जा सकता है। उनके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस समय दोपहर के 2 बजे थे। कमला जी ने रचना से बाजार से शाम के लिए ताज़ी कटहल लाने के लिए कहा। रचना बोली, इस समय अभी सामने चौराहे वाली बाजार में सब्जी की दुकान नहीं लगी होगी, चाय पीने के बाद वो सब्जी ले आएगी। पर कमला जी ने रचना को घर से दूर वाली सब्जी मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है ये कहकर सब्जी लाने भेज दिया। सीधी और मजबूर रचना ने कोई प्रतिवाद न करके झोला उठाया और 2 किलोमीटर दूर लगने वाले बाजार चल पड़ी। रचना के जाने के कुछ देर बाद शिखा ने कमला जी से कहा, मम्मी जी जरा 1 कप चाय ले आइए। कमला जी ने सोचा कि अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं, थोड़ी देर में रचना चाय बनाएगी ही आकर, तब शिखा भी ले लेगी। और ये सब सोचकर वो चुपचाप लॉबी में बैठी रही। जब थोड़ी देर तक शिखा को चाय नहीं मिली तब उसने चीखना शुरू कर दिया, कैसा बकवास घर है, यहाँ मैं सर दर्द से मरी जा रही हूँ और हर किसी को अपने अपने आगे कुछ सूझता ही नहीं है। इतना सारा दहेज मेरे पापा ने ऐसे ही नहीं दिया था कि मुझे जीते जी मार डाला जाए। लगता है ये सब पुलिस को फ़ोन करके बताना ही पड़ेगा कि यहाँ मुझसे दहेज लेकर इन लोगों का पेट नहीं भरा तो अब मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालने का प्लान है, जिससे दूसरी जगह अच्छा खासा दहेज लेकर संजीव की शादी करा दी जाए। शिखा की बड़बड़ाहट जारी रही। ये सुनकर कमला जी सहम गईं कि अगर इसे चाय न मिली तो इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए वो फटाफट उठी और 1 कप चाय बनाकर शिखा को दे आईं। थोड़ी देर बाद रचना घर आई। तब कमला जी ने सारी सब्जियों का भाव पूछा और रचना को महंगी सब्जी लाने के लिए उल्टा सीधा सुनाने लगी। कभी अपने बाप के घर इतनी महंगी सब्जी खाई थी जो यहाँ इतना महंगा कटहल उठा लाई हो। रचना ने कहा भी कि अभी कटहल का मौसम नहीं आया है, इसलिए वहाँ भी महंगा कटहल मिलेगा। पर कमला जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सब्जी खरीदने से बचे हुए पैसों को चुरा कर रखने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। रचना की आंखों में आंसू निकल पड़े। बेचारी रचना अपनी देवरानी के सामने अपने आप को और भी छोटा और मजबूर समझने लगी। शिखा ये सब देख सुन रही थी। उसे रचना की लाचारी पर बहुत दुख हो रहा था। थोड़ी और शाम हुई, अब सबके लौटने का समय होने वाला था। तभी शिखा ने अपने कमरे से फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी आँख क्या लगी कि मेरी अंगूठी कोई चोरी करके ले गया। कौन मेरी अंगूठी ले गया है? तुरंत ला कर दो, वरना आज तो यहाँ पुलिस आएगी ही आएगी। अंगूठी के चोरी होने और पुलिस बुलाने के नाम पर रचना और कमला दोनों भागी भागी आईं। दोनों ही पूछने लगी कि कहीं उसी ने तो इधर उधर नहीं रख दिया है। शिखा ने बताया कि चाय पीने के पहले उसने मेज़ पर अंगूठी उतार कर रखी थी, अब नहीं मिल रही है। बाहर का भी घर पर अभी नहीं आया है कोई। फिर अंगूठी इस बीच चली कहाँ गई? उसके पापा ने हीरे की अंगूठी उसे बर्थडे पर दिया था। शिखा की अंगूठी के लिए रचना चिंतित होने लगी। शिखा ने इस समय दोनों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर दोनों के कमरे की तलाशी लेने की बात कही, जिस पर दोनों तैयार हो गए, क्योंकि उनकी समझ में तो दोनों ने ही अंगूठी नहीं उठाई थी। शिखा ने पहले रचना के कमरे की तलाशी ली, वहाँ कुछ होता तो मिलता ना। चुपचाप शिखा अब कमला के कमरे में घुसी और तलाशी लेने लगी।
रचना और कमला दोनों ही शिखा की तलाशी को देख रही थीं। थोड़ी देर में शिखा ने अपनी अंगूठी कमला जी के गद्दे के नीचे से निकाली तो ये देखकर कमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तो कमला जी का चेहरा देखने लायक था। वो जानती थी कि अंगूठी उन्होंने नहीं उठाई, फिर शिखा की अंगूठी यहाँ तक कैसे आ गई। उनके कमरे में ना तो रचना आती है और ना ही शिखा। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। इधर रचना का गुस्सा 7वें आसमान पर था और चेहरे पर एक मुस्कान भी। मन ही मन वो सोच रही थी कि अब कमला जी को पता चल रहा होगा कि किसी को फालतू परेशान करने से कितना दुख होता है। यहाँ ये सब चल ही रहा था कि संजीव, प्रियांश और सुनील जी थोड़ी देर में एक एक करके घर आ गए। प्रियांश ने जब अपनी माँ की करनी के बारे में सुना तो वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था कि माँ का स्वभाव खराब है। हो सकता है कि माँ ने ऐसा किया हो। सुनील जी भी कुछ नहीं बोले। कमला जी दोनों बेटे और पति के आगे अपने बेगुनाही की गुहार लगा रही थी, लेकिन आज कोई भी कमला जी के साथ नहीं खड़ा हुआ। शिखा बोली, मम्मी जी, अपनी बहू की अंगूठी चुराते शर्म नहीं आई आपको? बहुत देर के बाद अपनी बात न बनते देख कमला जी गुस्से में बोली, चुप कर तू। मैंने रचना को आज तक अपनी उंगलियों पर नचाया है, तुझे भी मेरी उंगलियों पर नाचना ही होगा, समझी तू? ये सब तूने ही किया होगा। कमला जी ने आव देखा न ताव और शिखा को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा तो शिखा ने ऊपर ही हाथ को थाम लिया और गुस्से से बोली, खबरदार मम्मी जी, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। मैं रचना भाभी नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सह जाऊँगी, समझिए आप? अगर दोबारा ऐसा करने की सोची भी तो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूँगी। शिखा का ये रूप देखकर कमला जी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। बाकी लोग भी उसको आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। शिखा समझ गई थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कमला जी नहीं सुधरने वाली। वो 112 नंबर पर फ़ोन लगाने जा ही रही थी तो सुनील जी ने आगे बढ़कर शिखा के आगे हाथ जोड़ लिए कि इस घर में पुलिस आई तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे हटिए आप, इसको तो मैं देखती हूँ। शिखा तो मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी कमला जी को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा और तड़ाक की आवाज़ बहुत तेज़ थी। कमला जी सहम कर अपना गाल सहलाने लगी। आज सुनील जी ने कमला जी पर हाथ उठाया था। खबरदार, जो आज के बाद तुम्हारी ऊंची आवाज़ इस घर में आई तो हमेशा बहुओं के पीछे पड़ी रहती हो। पहले रचना के पीछे पड़ी रहती थी, अब शिखा के पीछे पड़ गई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माफ़ी मांगो, वरना वो रहा दरवाज़ा, इस घर से जा सकती हो तुम। बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली हमने तुम्हारी। सुनील जी के तेवर देखकर आखिरकार कमला जी को रचना और शिखा से माफ़ी मांगनी पड़ी और चुपचाप अपने कमरे में रोते हुए चली गईं। शिखा ने ये किसी को नहीं बताया कि उसने कमला जी को ठीक करने के लिए ही सारी चालें चली थीं। बहुत दिनों बाद शिखा ने जब रचना को पूरी बात बताई तो उसकी आंखें भर आईं और उसने शिखा को गले से लगा लिया। इस घटना के बाद कमला जी ने रचना को सताना बंद कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।